अरब जोग्राफर्स की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इब्न हाकल और अल मसूदी के बाद जो नाम हमारे सामने आता है वो आता है अल बरूनी। अल बरूनी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। उनकी विद्वता इसी बात से आंकी जा सकती है कि आगे के स्कॉलर ये कहते हैं कि जो 11वीं शताब्दी थी, जिस समय अल बरूनी ने अपना सारा काम किया, उसको लोगों ने अल बरूनी की शताब्दी कहा। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विद्वान जो था, ये अपने समय से कितना आगे था। आप जब बात करते हैं अल बरूनी की अप्रोच की, तो आप देखिए कि अल बरूनी के काम में हमें आगमनात्मक उपागम जो इंडक्टिव अप्रोच है वो दिखाई देती है। और इंडक्टिव अप्रोच किसी भी स्कॉलर के लिए ये चीज साबित करने की कोशिश करती है कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी को आगे बढ़ाता है। वो केवल और केवल एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज की टेस्टिंग ही नहीं करता, बल्कि वो नए साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ हमें लेकर जाता है। इसके बाद जब हम अल बरूनी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो चार बड़े क्षेत्र सामने आते हैं। उसमें एक क्षेत्र है मानचित्र कला विज्ञान। उनकी कुछ पुस्तकें मानचित्र कला विज्ञान को समर्पित भी थी। उनका जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है जियो मैथमेटिक्स, भूगणित। उनका जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एरिया है वो है क्लाइमेटोलॉजी। और उनका जो चौथा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जिन पर उनकी 7 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, वो है इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। और उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने की कोशिश भी की थी। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के बारे में अनेकों नई जानकारियां जो है वो भी हमें मुहैया कराई। और इस विद्वान ने भौतिक भूगोल में भी योगदान दिया था, जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया था। ये वो विद्वान था जिसने पहली बार जीवाश्मों के बारे में जानकारी दी और ये बताने की कोशिश भी की थी कि ये जो जीवाश्म, जो फॉसिल पाए जाते हैं, ये जो फॉसिल्स हैं ये कैसे बनते हैं, कि दिस इज a way of nature to preserve the things which are dumped into the sediments। ठीक है, ये प्रकृति का तरीका है कि जो अवसादों के नीचे जो चीजें दब जाती है, जीव है, वनस्पति है ना, उसको संरक्षित रखने का। उन्होंने बहुत सारे जगह के फॉसिल्स कलेक्ट भी किए थे। फॉसिल्स कलेक्ट किया और उनकी कंपैरेटिव स्टडी करने की भी कोशिश की थी। अल बरूनी भारत और भारतीयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसने काफी समय भारत में बिताया था और भारत की जो प्रादेशिक भूगोल है, केवल उसी को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की एक बहुत महत्वपूर्ण जो जलवायु प्रक्रम की एक दशा देखने को मिलती है, मॉनसून, उसकी मैकेनिज्म को उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों की तुलना में बहुत ज़्यादा समृद्ध तरीके से आगे बढ़ाया था। तो इन सारे कंट्रीब्यूशन में एक बात जो मैं आपसे कहूँगा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अल बरूनी जो है वो अपने समय का बहुत ही एडवांस जोग्राफर था। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ जिसको मैंने अभी चर्चा भी की थी आपसे, कि एक विद्वान के नाम के ऊपर एक शताब्दी जो है उसका नामकरण करना, मतलब अल बरूनी की काल के लिए कहा कि अल बरूनी का जो काल है, ठीक है, वो जो शताब्दी है उसको बरूनी की शताब्दी कह देना चाहिए, बरूनी सेंचुरी के नाम से उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के साथ में अब हम डिटेल में बरूनी को करेंगे। इनका जो पूरा नाम था अबू रिहान मोहम्मद था। और ये अपने शुरुआती काल में जब ये यंग थे तो सोवियत संघ के गणराज्य उज्बेकिस्तान, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी समय इन्होंने बिताया। ख्वारिज़्म नाम की जगह है ना, वहाँ पे खूब इन्होंने समय बिताया। और वहाँ का जो राजकुमार था, ठीक है, उन्होंने केवल अल बरूनी ही नहीं बल्कि अल बरूनी जैसे
बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनको प्रोत्साहित किया, उनको सहयोग किया, उनको संसाधन उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात है कि भाई सेंट्रल एशिया में काफ़ी समय बिताया उसने। ठीक है, और उसके बाद देखो जो दूसरी बात है जो उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है वो ये है कि वो फिलॉसफी, रिलीजन, मैथमेटिक्स, दिस क्रोनोलॉजी, दिस मेडिसिन, लैंग्वेज, लिटरेचर आदि अनेकों जो क्षेत्र हैं ज्ञान के, उसमें उसने अध्ययन किया था। ठीक है, दैट मीन्स ही वॉज द स्कॉलर ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस। फिलॉसफी भी पढ़ी उसने, धर्म भी पढ़ा, गणित भी पढ़ा, कालक्रम विज्ञान भी पढ़ा, औषध विज्ञान भी पढ़ा, भाषा विज्ञान भी पढ़ा, साहित्य का भी अध्ययन किया। तो इतना वर्सेटाइल जो पर्सनालिटी थी अलबरूनी की, उसके पीछे उसकी ये ट्रेनिंग थी जो उसको अलग अलग एरियाज में मिली। और वही एक कारण था जिसके कारण आगे जाके वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, प्रतिभावान, एक बहुत ही फार साइटिंग, बहुत दूरदर्शिता वाला एक बुद्धिमान, ईमानदार व्यक्ति के रूप में तैयार हुआ। और उनकी आज्ञात्मक विवेचन अर्थात इंडक्टिव जो रीजनिंग है उसके प्रति प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। और क्योंकि वो इंडक्टिव रीजनिंग का आदमी था और इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करने वाला यदि कोई विद्वान है तो निश्चित रूप से वो अनुभविक तथ्यों पर विश्वास करेगा, वो एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर वो स्टडी को और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा विद्वान किसी भी हालत में रूढ़िवादी, मतांध या भावुक नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो इन सारे बंधनों से मुक्त था, है ना। वो कंजर्वेटिव नहीं था, बल्कि वो एक साइंटिफिक टेम्पर का आदमी था। यही कारण है कि 11th सेंचुरी इज नोन एज अल-बरूनी एरा, है ना। ये जो 11वीं शताब्दी है ये अल-बरूनी काल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए हम ये देखते हैं कि उसने बहुत लंबे समय तक जो जाने माने विद्वान थे जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनमें दो विद्वानों का नाम हमें ध्यान रखना चाहिए, एक अल इराकी, एक मामुंदिस। ठीक है, अलबरूनी, अबू रिहान जब हम नाम लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये अलबरूनी ही है। ठीक है, वो एक एनालिटिकल माइंड वाला आदमी था। ठीक है, और बहुत इंसाइटफुल था, और यही कारण है कि उसकी मैथ्स में उसका इंटरेस्ट काफ़ी अधिक था। अब एक बात उस समय ये देखी गई कि इस्लाम में भ्रमण शिक्षा का एक अंग माना जाता था। ठीक है, किंतु 11वीं शताब्दी तक अनेकों शासकों के द्वारा बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए गए थे और उन पुस्तकालयों में जबरदस्त सामग्री संकलित कर ली गई थी। ठीक है, तो अब उनको बहुत ज्यादा दूर दूर जाने की आवश्यकताएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञात विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारियां अपने ही यहाँ पर संकलित करके जुटा ली थी, संकलित कर ली थी। फिर भी बरूनी जो है वो भारतीय क्षेत्र में जरूर आया, भारत की यात्राएं जरूर की उसने, और भारतीय विज्ञान में उसने अपनी रुचि दिखाई थी। ठीक है, उसने यूनानी पुस्तकों का अध्ययन किया और उनका अरबी में अनुवाद भी किया। और ये एक ऐसा विद्वान था जिसकी अनेकों भाषाओं में पकड़ थी। ये खुद जानता था इब्रानी, फारसी, दरी, तुर्की, अरबी, संस्कृत, ये अनेकों भाषाएं जो उस समय प्रचलन में थी। ये उसका अच्छा ज्ञानी था, एक अच्छा भाषाविद भी था। और जब आप अनुवाद किसी दूसरे का पढ़ने की बजाय आप फर्स्ट हैंड जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप उसके मर्म को ज़्यादा अच्छी तरह से ले पाते हो। ठीक है, कि ऑथर या लिखने वाला क्या लिखना चाहता है। तो ये इसको एडवांटेज थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। ठीक है, गजनी, काबुल, लमघान, पेशावर, मुल्तान आदि जगहों पर उसने खगोलीय प्रेक्षण किए, उसने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए। और ध्यान रखना उसकी बहुत रुचि थी खगोल विज्ञान में।
खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उसने उसने अपने से पहले के पूर्ववर्ती विद्वानों का जो जानकारियां और जो ज्ञान था ना, उसकी तुलना में उसका ज्ञान बहुत एडवांस था। और यहाँ से साफ पता लग रहा है कि वो जिन क्षेत्रों में जा रहा है वहाँ पर वो बहुत सारे तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी कर रहा है। वो तारों की लोकेशंस देखता था और उसके आधार पर दिशा निर्धारित करने की कोशिश करता था। ठीक है, उसने चंद्रमा और अन्य जो आकाशीय पिंड है उनके बारे में नए तथ्यों का उद्घाटन किया। ही गेव द न्यू फैक्ट्स अबाउट ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो उसके बाद ये माना जाता है कि वो भारत में भी आया था, मथुरा और कन्नौज तक की उसने यात्राएं की थी। ठीक है, तो और काफी लंबे समय तक वो भारत में रहा भी था। ठीक है, और बाद में 1039 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो ग्रंथ हैं, उनके दो ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो है तारिखुल हिंद और किताब अल हिंद। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जानकारी बहुत विस्तृत है इनके अंदर। इसके अलावा उनका एक और ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अल कानून अल मसूदी। इसके अलावा द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, फिर अदर अल बखिया, किताब अल जमाहीर, किताब अल सैदाना, ये अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। पतंजलि की जो पुस्तकें थी उनका अरबी अनुवाद किया, जिसमें भारतीयों के द्वारा जो काम किया गया था उसकी बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है, और भारत और चीन के बारे में काफी सूचनाएं उसको यहाँ से भी प्राप्त हुई, पतंजलि के काम से भी प्राप्त हुई। भूगोल में उसने काफी पुस्तकें लिखी, मानचित्र कला पर भी पुस्तकें लिखी, भूगणित पर भी पुस्तकें लिखी, जलवायु विज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी। लेकिन उसकी सर्वाधिक पुस्तकें हमें ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित मिलती है। हमें उसकी सर्वाधिक पुस्तकें जो है वो अबाउट द यूनिवर्स मिलती है। ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडीज आदि के ऊपर जो काम किया उससे मिलती है। उसकी पुस्तकें कॉमेट्स, मिटियोर्स और जो सर्वेक्षण की तकनीकें हैं उन पर मिलती है। तो इससे साफ पता लग रहा है, हमने पहले भी देखा कि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करता है, खगोलीय प्रेक्षण करता है जगह जगह। बहुत सारी पुस्तकें भी उसने खगोल विज्ञान पर लिखी। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पष्ट आ जाता है कि वो सबसे ज़्यादा उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो इसी ब्रांच को था। ठीक है, तो मुख्य अध्ययन क्षेत्र खगोल विज्ञान रहा है उनका। उसने गणितीय और खगोल विज्ञान के दैनिक व्यवहार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। सूर्य और चंद्रमा के प्रभावों को, जैसा हम जानते हैं, ऋतुओं और ज्वारभाटा के रूप में समझाने की कोशिश। ठीक है, और बहुत सारी बातें करेगा वो सूरज और चंद्रमा के बारे में देखना। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि इन पृथ्वी के ऊपर ये जो दो आकाशीय पिंड है, सूर्य और चंद्रमा, इनके गुरुत्वीय प्रभाव के कारण जो खिंचाव पैदा होता है उससे इसने टाइड्स को समझाने की कोशिश की। और जो सन की पोजीशन बदलती रहती है विद रेफरेंस टू अर्थ, है ना, पृथ्वी के संदर्भ में जिस प्रकार से सूरज की स्थिति बदलती रहती है, उसके संदर्भ में उसने सीजन्स अर्थात ऋतुओं की बात करी। ठीक है, वो जब प्रेक्षण लेता था जगह जगह पर, उसी के आधार पर वो कहता है कि यदि आप स्टार्स की लोकेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो आप उसका उपयोग दिशाओं को निश्चित करने में कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बारीकी से वो ऑब्जर्वेशन करता होगा आकाशीय भाग का। और उसके लिए क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में उसने बहुत लंबा समय बिताया और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें बहुत लंबे समय तक हमें क्लियर स्काई मिलता है वर्ष में। तो ये भी एक कारण था कि उसकी जिज्ञासा इस क्षेत्र में बढ़ती गई और वो लगातार इस क्षेत्र में नए नए कंट्रीब्यूशन देता गया। अभी मैंने कहा था कि तारिखुल हिंद और किताबल हिंद के अलावा एक और किताब है जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अल कानून अल मसूदी।
ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी किताब में उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ब्रह्मांड के बारे में दिया था। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी खगोल विज्ञान में उनकी रुचि भी थी और खगोल विज्ञान से संबंधित जो उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है वो हमें इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। ये पुस्तक जो टॉलमी की पुस्तक थी अल्मगस्त, उसकी तर्ज पे लिखी हुई थी, है ना, क्योंकि अल्मगस्त में भी टॉलमी मैथमेटिकल ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलबरूनी ने अपनी पुस्तक अल तहदीद में भी विस्तार से विश्लेषण किया था। अलबरूनी के मस्तिष्क में भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय विवाद था। तो वो कंफर्म नहीं था कि वास्तव में क्या जो 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 हमें ब्रह्मांड की सिचुएशन देखने को मिलती है उसमें हमें अर्थ सेंट्रिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या सन सेंट्रिक हाइपोथेसिस को। ठीक है, इसको लेकर उसके दिमाग में द्वंद्व था। हालांकि अंत में वो गया पृथ्वी केंद्रित संकल्पना के साथ, जो यूनानी परंपरा थी उसी को उसने अपनाया। लेकिन कहीं न कहीं उसको इस बात को स्वीकार करने में परहेज भी था। ठीक है, वो लगातार इस बात को वो मानता था कि भूकेंद्रीय संकल्पना और सूर्य केंद्रीय संकल्पना, इन दोनों में से किसको अपनाया जाना चाहिए। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि उस समय यदि उसके दिमाग में ये चीज आई है, इसका मतलब कहीं न कहीं वो अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर अपने जो उसका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस थे उनमें कहीं न कहीं इस द्वंद्व का रिफ्लेक्शन उसको ज़रूर मिला होगा। हालांकि जब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं जुटा पाया तो फिर उसने भूकेंद्रीय संकल्पना को ही स्वीकारा था। आकाश और पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत, स्वर्ग के संबंध में पूर्वी और पश्चिमी विचारधाराओं की मूलभूत समस्याओं की व्याख्या करने के पश्चात बरूनी ने काल्पनिक वृत्तों और चिन्हों को परिभाषित किया जो प्राय खगोल विज्ञान और भूगोल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो बेसिकली ही एक्सेप्टेड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, he accepted the earth centric hypothesis, and he also tried to understand about the various conceptions regarding the स्वर्ग। उसको भी उसने जानने की कोशिश की कि भाई ये हेवन क्या है ना, उसकी भी व्याख्या करने की कोशिश की। और उसने कहा कि हम क्या करते हैं भूगोल के अंदर, हम जब पोल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, इक्वेटर, दिस इंक्लिनेशन ऑफ सन, जॉडियक साइंस, है ना, ये जो राशि चक्र है ना, अक्षांश देशांतर, हम इन सब को दर्शाने के लिए बहुत सारे काल्पनिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अलबरूनी जो है, ठीक है ना, वो उसकी रुचि इन विभिन्न जो काल्पनिक वृत्तों और चिन्हों को परिभाषित करने में भी थी। उसने विशेष ध्यान समय और तिथियों के अध्ययन में लगाया। ठीक है, टाइम एंड डेट्स, उनके निर्धारण में उसने विशेष ध्यान लगाया और इसके लिए वो बहुत सारे जो उस समय जो मानव समुदाय थे जो अपने अपने कैलेंडर्स फॉलो करते थे, उन कैलेंडर्स को भी उसने कलेक्ट किया और उसका अध्ययन किया। हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कैलेंडर है जो लूनर बेस्ड है, वो कैलेंडर हमारा, ये जो सन बेस्ड कैलेंडर हम काम लेते हैं उससे भी पुराना है, उससे भी पुराना है। ये कैलेंडर भी उस समय प्रचलन में था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जब टाइम और डेट्स की बात करता है तो पहले क्या काम हो चुका है और कौन कौन से समुदाय किस दृष्टि से इसको देखते हैं, ये काम वो पहले ही कर ले रहा है और उसके बाद वो साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ आगे बढ़ता है। क्या हो चुका है उस पर पहले अपनी आइज को मजबूत करना और उसके बाद में उसमें नए तथ्यों को समाहित करना। यही तो सब चीजें थी जिसके कारण हम 11वीं शताब्दी को बरूनी की शताब्दी कहते हैं। उसने विभिन्न प्रदेशों में दिन और रात के जो अंतर है उसको स्पष्ट किया
और इस विद्वान ने ये भी बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो तथ्य थे ब्रह्मांड विज्ञान में या खगोल विज्ञान में, वो उसने प्रस्तुत किए। यहाँ पर दिन और रात की लंबाई क्योंकि केवल और केवल पृथ्वी के आधार पर नहीं समझाई जा सकती, ये पृथ्वी और सूर्य के जो आपसी संबंध है उसी से समझाई जा सकती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसके बाद देखो सूर्य को वो एक अग्नि की बॉल की तरह देखता था, फायर बॉल की तरह देखता था। ठीक है, लेकिन उसने जो फाइनली विश्वास किया वो अर्थ सेंट्रिक हाइपोथेसिस में किया, भूकेंद्रीय संकल्पना में किया। इसी कारण उसने सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ माना। ठीक है, और सूर्य और चंद्र ग्रहणों का भी विशद वर्णन किया। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो, हालांकि उसके दिमाग में शुरुआती दौर में द्वंद्व था इन दोनों बातों को लेके कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है या सूर्य है, लेकिन बाद में उसने अर्थ सेंट्रिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। जब अर्थ सेंट्रिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि अन्य आकाशीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसने ये भी बात कही कि भाई ये जो सूरज है ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, अब देखिए, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्रहण को भी बताने की कोशिश की। अब यहाँ पर देखना, उसने एक बहुत जबरदस्त बात कही है। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं डाउन और ट्विलाइट की। ठीक है, तो ये जो उषा काल है और संध्या लाली है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं कि इस समय एक ट्रांजिशन होता है बिटवीन डे एंड नाइट। ठीक है, या तो दिन खत्म होकर और रात्रि की शुरुआत होने के बीच का संक्रमण होता है, या रात्रि समाप्त होकर दिन की शुरुआत के बीच का संक्रमण होता है। ये ट्रांजिशनल पीरियड है दोनों, है ना, डाउन भी और ट्विलाइट भी, ये दोनों ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, उसने क्या किया, इनकी बहुत गहन अध्ययन करते हुए ये बताया कि ये जो संध्या लाली होती है, जो ट्विलाइट होती है, ये तब होता है ये जब सूरज जो है ना, वो जो पृथ्वी के क्षितिज तल से 18 डिग्री नीचे चला जाता है। और गजब की बात ये है कि उसने ये जो बात बताई, जब बाद के अध्ययन में इस बात को खोजने की कोशिश की गई तो ये तथ्य सही पाया गया। ठीक है, ये तथ्य सही पाया गया। चंद्रमा के बारे में भी उसने ये बताया कि यह पूर्ण रूप से वृत्त में नहीं घूमता। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है, जो जिस जिस रूट में वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ, दैट रूट इज नॉट सर्कुलर, वो वृत्ताकार पथ नहीं है, रादर इट इज इलिप्टिकल, है ना, वो दीर्घवृत्त के रूप में है। ठीक है, अब दीर्घवृत्त के रूप में होगा तो अगली बात ये आएगी कि इसका मतलब कि पूरे एक चक्कर में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, आज की तारीख में तो ये तथ्य बहुत मामूली सा तथ्य है, लेकिन उस समय ये एक तरह से एक नई खोज की तरह था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि घूमता है और इसकी अधिकतम और न्यूनतम दूरी में काफी अंतर पाया जाता है। इसके साथ साथ वो एक और जबरदस्त बात बताता है, जो आज तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि इसका जो जो परिक्रमण तल है ना, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, वो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है। और आज हम जानते हैं कि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि यदि वो स्टेबल होता, है ना, तो फिर हमें अलग अलग तरह के जो ग्रहण देखने को नहीं मिलते। ठीक है, या हमें एक दिन ऐसा नहीं होता कि उस दिन पूर्णिमा भी मिल रही है उसी तिथि के दिन, और उसी तिथि के दिन ग्रहण भी आ रहे हैं, है ना, चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलता है। तो फिर ये नहीं होता।
यदि ये तल अपरिवर्तित नहीं होता, यदि ये स्थिर होता, तो हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत अपने टाइम के हिसाब से ये बहुत आगे की बात थी। इसीलिए कहते हैं ना कि खगोल विज्ञान जिसमें उसकी विशेष रुचि थी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, उसमें उसके जो कंट्रीब्यूशन थे वो वास्तव में कमाल के कंट्रीब्यूशन थे अपने टाइम के। ग्रहों के बारे में उसने ये बताया कि भाई जो टॉलमी ने बताया है ग्रहों के बारे में वो काफी हद तक सही है। तो उसने क्या किया, उसका अनुसरण किया, और उसने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्रम बताया कि कैसे कैसे पृथ्वी से जब हम दूर जाते हैं तो कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो उसने कहा भाई सबसे पहले चंद्रमा आता है, उसके बाद में बुध आ जाता है, देन शुक्र आ जाता है ना, शुक्र आ जाता है, वीनस आ जाता है, ठीक है, एंड देन सूरज सन आ जाता है, देन मार्स, देन जुपिटर एंड देन सैटर्न, ठीक है। तो सबसे दूर उसने कहा कि सूरज है और सबसे नजदीक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है। ये व्यवस्था जो है वो व्यवस्था उन्होंने दी। हालांकि हम जानते हैं कि आज जब हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हमें पता है कि हाँ, हमारे यदि हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, ठीक है, हम चंद्रमा के लिए यदि एक बार के लिए ये भूल जाएं कि ये उपग्रह है, यदि हम उसको केवल एक आकाशीय पिंड के रूप में लें, तो हमें पता है कि हमारे सबसे नजदीक चंद्रमा है ना, बुध शुक्र है, ठीक है, फिर मंगल बृहस्पति और शनि। तो मोटे मोटे तौर पर तो ये क्रम जो है वो काफी हद तक सही नजर आता है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे यदि आप देखते हो तो, है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सही नहीं कहा जा सकता इस संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए बताया है, और सूर्य की स्थिति को मंगल बृहस्पति और शनि से नजदीक बताई है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी चूक थी इस पूरे क्रम में। अलबरूनी गणित में भी बहुत श्रेष्ठ था, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि उसकी गणित में काफ़ी रुचि थी, और जियोमेट्री, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, है ना, ज्यामिति में, अंक गणित में, बीज गणित में, ठीक है, अनेकों क्षेत्रों में वो विशेषज्ञ था। और ये उसकी रुचि जो है भौतिकी से संबंधित जो विषय है उनमें भी थी। भूआकृतिक विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में विशेष रुचि थी, ये हमें ध्यान रखना है। जियोमोफोलॉजी एंड पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी होता है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। और ये देखिए कितना एडवांस काम है अपने टाइम का, कि वो अरब, जुर्जाना, ख्वारिज्म के मैदान, कैस्पियन सी का जो एरिया है वो, यहाँ के फॉसिल कलेक्ट कर रहा है, वो यहाँ के जीवाश्म एकत्र कर रहा है, बाद में उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है, ठीक है। और उसके आधार पे उसने ये भी बताया कि भाई यहाँ पर पहले कभी समुद्र की स्थिति रही है, ठीक है। जीवाश्मों के आधार पे उसने बताया कि ये जो क्षेत्र जहाँ से हमने ये फॉसिल्स कलेक्ट किए हैं, है ना, जहाँ से हमने ये फॉसिल्स कलेक्ट किए हैं, इन एरियाज में कभी ओशनिक जो विस्तार है ना, वो हमें देखने को, समुद्र का विस्तार हमें देखने को मिला होगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जीवाश्मों का अध्ययन और जीवाश्म को एक अध्ययन के औजार के रूप में उपयोग में लाने की जो संकल्पना है वो एक नई संकल्पना थी, ठीक है। वो एक नई चीज थी जो हमें अलबरूनी के काम में देखने को मिलती है। तो देखिए कितने नए नए उद्घाटन वो कर रहा है पृथ्वी के अन्य ग्रहों के संदर्भ में, ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंडों के संदर्भ में, और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है जियोमोफोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी के बीच, ठीक है। और बता रहा है कि किस तरह से फॉसिल्स कैन बी कंसिडर्ड एज टूल्स फॉर स्टडिंग अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कि किस प्रकार के से किसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए
ये जीवाश्म हमारे लिए एक औजार के रूप में हो सकते हैं। उन्होंने जो ज्ञात विश्व था, आवासीय संसार था, उसके विस्तार का अनुमान भी लगाया था। मतलब क्योंकि उस समय तक बहुत सारे इलाकों की अरब यात्रा कर चुके थे, अरबों का व्यापार भी बहुत दूर दूर के क्षेत्रों से था, तो आवासीय विश्व के विस्तार को लेके काफी सूचना थी भी। और उसने ये भी बताया कि भाई आप यदि इसका विस्तार देखते हैं तो नॉर्थ साउथ जो इसका स्प्रेड है, उसकी तुलना में इसका वेस्ट टू ईस्ट जो उसका स्प्रेड है वो ज़्यादा है ज्ञात विश्व का, है ना। पूर्व में चीन से पश्चिम में मोरक्को और स्पेन तक, ये जो उसकी ये जो स्प्रेड है ना, उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, या हम यूं कहें कि उसका जो 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 पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व विस्तार है, वो उत्तर दक्षिण विस्तार की तुलना में ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इस विद्वान की समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर। ठीक है, ओशनोग्राफी में क्या योगदान दिया। तो देखिए, उन्होंने बहुत सारी जो बेज हैं, है ना, जो सब सीज हैं, जो स्मॉल स्मॉल सीज हैं, है ना, जो मार्जिनल सीज हैं, उनके बारे में इनकी बताई हुई जो बातें हैं वो काफी हद तक सराहनीय है, क्योंकि जो पहले से जानकारियां थी उसके अंदर नई सूचनाएं हैं वो इसमें जोड़ी गई। यूरोप के उत्तर पूर्व में और टंजियर्स और स्पेन के पश्चिम में उसने हिमसागर की स्थिति बताई थी, फ्रोजन सी है ना। तो यूरोप के उत्तर पूर्व की जब हम बात करते हैं तो वहां तो कुछ हद तक ये बात हमारे थोड़ी सी समझ में भी आती है, लेकिन जब स्पेन के पश्चिम में फ्रोजन सी की बात करते हैं, क्योंकि यूरोप के उत्तर पूर्व का जब हम बात करते हैं तो वो क्षेत्र तो चलो भाई थोड़ा सा नियर टू पोल्स है ना, तो चलिए हो सकता है कि उसको वहाँ की कोई जानकारी होगी, लेकिन ये जो तथ्य है पश्चिमी भाग वाला स्पेन के, ये उतना सही नहीं था। यूरोप के दक्षिण में वह एक खाड़ी के रूप में सागर की स्थिति बताता है, और आपको पता होगा कि वो जो सागर है ना, वो कुछ और नहीं, भूमध्य सागर है। और ये भी भली भांति पता है कि उसका वो जो सागर है वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड नहीं है, उसका कनेक्शन है अटलांटिक ओशन के साथ। जो मेडिटेरेनियन सी है उसका कनेक्शन है अटलांटिक ओशन के साथ में, तो इसलिए वो ये शब्द यूज कर रहा है यूरोप के दक्षिण में एक खाड़ी, है ना, इसलिए उसके उसके लिए वो ये शब्द यूज कर रहा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हिंद महासागर की बात करता है। हिंद महासागर के बारे में उसने लिखा कि उसमें अनेक द्वीप हैं, और उसके मतानुसार पूर्व में ओशियंस से लेकर पश्चिम में संभवतः अफ्रीका के नीचे ये मिलता है। हिंद महासागर का संपर्क कल्यामसा सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी से भी है, ऐसा उसका विश्वास था। ठीक है, तो ये हमें एक तथ्य के रूप में ही ध्यान रखना है केवल। उसने चीन के सागरों का भी उल्लेख किया था, और इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि पूर्व में सागरों के नाम द्वीपों और देशों के आधार पर रखे जाते हैं, है ना, पूरब में। ठीक है, द्वीपों और देशों के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे चीन के पास में चाइना सी, जापान के पास में जापान सी, है ना, इस तरह से। महान भूगोलवेत्ता उस महान पर्वत श्रृंखला के बारे में भी जानता था जिसको हम हिमालय के रूप में जानते हैं आज। ठीक है, उस समय इंडियन राइटिंग्स में हम इसको हिमवंत लिखा करते थे, और उसने कहा कि ये आज जो ज्ञात विश्व है ये उसकी रीढ़ है। इस पर्वत के लिए कहा कि ये उसकी रीढ़ है। जब हम रीजनल ज्योग्राफी में उसका कंट्रीब्यूशन अफ्रीका के संबंध में देखते हैं तो उसका विश्वास था कि इसका विस्तार सुदूर दक्षिण तक है, काफी नीचे तक है। ठीक है, उसको जो लूनर माउंटेन्स हैं उसका भी पता था, उसको ये भी पता था कि ये लूनर माउंटेन्स है, ये इक्वेटर के आसपास है। उसको ये भी पता था कि जो ब्लू नाइल है ना, नीली नील 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 है,
ये उसके उसका उद्गम क्षेत्र भी है। ठीक है। एशिया के बारे में अल-बरूनी का ज्ञान अधिक विस्तृत था। इस क्षेत्र में उसने खूब यात्राएं भी की हैं, है ना। उसने उसके विचार में महान केंद्रीय पर्वत एशिया की अनेक सतत वाहिनी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। ये मानता था कि एशिया के भाग में ये जो पेरेनियल रिवर्स देखने को मिलती है, पेरेनियल रिवर्स वो होती है जिनमें 12 मासी पानी आपको देखने को मिलता है। उसने कहा कि एशिया में बहुत सारी जो सदावाहिनी नदियां हैं, ठीक है, जो पेरेनियल रिवर्स हैं, उनकी उत्पत्ति इसी ये जो सेंट्रल माउंटेन्स हैं उनसे होती है, जिनको वो हिमवंत या रीढ़ की हड्डी बोल रहा है। ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिसके लिए हमारे लिए बरूनी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है हिज राइटिंग्स अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल के संदर्भ में उसने काफ़ी विस्तारित लिखा, भारत के विस्तार के बारे में बहुत विस्तारित लिखा। ठीक है। खूब भारत की नदियों पर्वतों इनके बारे में विस्तारित लिखा, भारत के निवासियों के बारे में लिखा, मानसून की प्रकृति के बारे में लिखा। तो अनेकों क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन देने के कारण भारत जो है उसके भूगोल को काफ़ी समृद्धि मिली। ठीक है। तो भारत के भूगोल के संदर्भ में उसने सही और प्रशंसनीय योगदान देते हुए उसने कहा कि भारत के विस्तार के बारे में यदि बात करें तो यह कश्मीर के किले से दक्षिणी प्रायद्वीप तक है। अर्थात ये वो विद्वान है जिसको भारत के दक्षिणी भाग के प्रायद्वीपीय होने का ज्ञान था कि भाई दिस इज द इंडियन जो पार्ट है वो यहाँ से पेनिनसुलर है, प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय मतलब कि वो पीछे से चौड़ा है और आगे से सकड़ा होकर वो समुद्र में आपको उसकी अप्रोच देखने को मिलती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको भारत के प्रायद्वीपीय आकार के बारे में कहीं न कहीं जानकारी थी। हिमवंत अर्थात हिमालय और मेरू पर्वत, ठीक है, ने इसे उत्तर से घेर रखा है, ऐसा उसका मानना था। और पूरब और पश्चिम में वो कहता था कि घाट है ना। और ये जो घाट हैं ये बेसिकली ये पर्वतमालाएं हैं जिनको पश्चिमी और पूर्वी घाट के ऊपर हम देखते हैं, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर देखते हैं भारत के। वो ये कह रहा है कि ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ठीक है, ये भारत में वर्षा को नियंत्रित करता है। ये भारत में वर्षा को नियंत्रित करते हैं। और वास्तव में आप देखो, आप एक बार यदि एक तरफ आप मैप निकाल लीजिए एवरेज रेनफॉल का इंडिया का, और एक तरफ आप इन ये जो घाट हैं दोनों के दोनों, ठीक है, इनको आप इनकी अवस्थिति देख लीजिए, किस तरह से इनका फैलाव है। और फिर जब आप मानसूनी विंड्स जो है उनका बहाव देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो घाट हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये मानसूनी जो पवने हैं उनके लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो बताइए पर्वतकृत वर्षाएं होगी या नहीं होगी? होगी ना भाई। वर्षा जो है वो तीन कारण से हम देखते हैं। एक कि भाई जब माउंटेनियस एरियाज हों उन पे जब विंड टकराती है तो वो क्या होता है कि ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है। टेम्परेचर में कमी आती है तो उसके कारण कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं उस संघनन के कारण, और बाद में उन्हीं से बारिश होती है। ठीक है। तो
इस विद्वान को ये पता था कि प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ ये जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है, ये भारतीय भाग में वर्षा को नियंत्रित करते हैं। उसने सिंधु नदी को छोड़कर बाकी अनेकों नदियों के उद्गम स्थलों की भी चर्चा की थी, और कश्मीर के लिए उसने कहा कि एक सपाट उपजाऊ पठार है, मतलब कि सपाट उपजाऊ थोड़ा सा ऊंचा भाग है जिसके चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, तो ये इन सब से घिरा हुआ। उसने भारत के उत्तरी मैदान के निवासियों और भौगोलिक वातावरण की जानकारी भी थी, उसको उनकी भी जानकारी थी। और अलबरूनी ने भारत की ऋतुओं का बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया था, बहुत लाइव डॉक्यूमेंट्री उसने प्रस्तुत की इंडिया में सीजन्स को लेकर। और अलबरूनी ने भारत की ऋतुओं का एक सजीव वर्णन किया। उसने मानसून की प्रक्रिया का भी वर्णन किया, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, है ना, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून को भी उसने बताया। और उसने बताया कि जिसके द्वारा, अर्थात मानसून के द्वारा उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ठीक है, इट्स गुड कि उसने क्या किया, मॉनसून का जो हमारा पहले वाला ज्ञान था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इसने उसमें इजाफा किया। ठीक है, एक बहुत शानदार चीज जो इसने बताई वो ये बताई कि जो जिसको हम कहते हैं जो शरद ऋतु है ना, ठीक है, उस शरद ऋतु के अंदर हमारे भारतीय भागों में बारिश होती है। ठीक है, और गजब की बात यह है कि ये उसकी जानकारी दे रहा है। आप सोच सकते हैं कि उस समय इस तरह की जो जानकारी है, ठीक है, वो अपने टाइम के हिसाब से कितनी एडवांस होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये जानकारी दे रहा है। हमारे यहाँ जो मावट होती है ना, मावट, उस मावट की जानकारी दे रहा है। सोचो आप। ठीक है, उसने पंजाब और कश्मीर में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण बताए कि किन कारणों से। हालांकि वो मॉडर्न साइंटिफिक इंक्वायरी से उतने मेल नहीं खाते, लेकिन हाँ कि भाई ये जो वर्षा है, ये इसके लिए आर्द्रता की जो पूर्ति होती है वो पश्चिमी भागों से होती है। ठीक है, कम से कम इतनी जानकारी जो है, हमारे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसमें इतनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, कुछ अलबरूनी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत और जो जानकारी है उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं, और कुछ हमारे जो हमने किया उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। राइटर्स उसके बारे में लिखते हैं कि वो एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट था, है ना, एक वैज्ञानिक और एक भौतिक विज्ञानी था वो, है ना। उसको ये भी कहते हैं कि वो अपने टाइम का एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। मतलब वो जिस तरह से वो प्रदेशों का वर्णन करता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो अपने टाइम का मानव विज्ञानी भी था। लोग कहते हैं, सोशियोलॉजी के लोग कहते हैं कि वो कंपैरेटिव सोशियोलॉजिस्ट भी था। ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है, हिस्टोरियन भी कहा जाता है। ठीक है, और नो डाउट ज्योग्राफी के विद्वान उसको ज्योग्राफर और ट्रैवलर के रूप में देखते हैं, है ना, ज्योग्राफर और ट्रैवलर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा विद्वान जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो फील्ड है उनके अंदर अपने ज्ञान की दखल रखता है। ठीक है, अलबरूनी की अनेकों भाषाओं पे उसका कमांड था, और ये एक तरह से उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा एसेट था कि वो बहुत सारी भाषाएं जानता था। एक वर्सेटाइल स्कॉलर और एक साइंटिस्ट के रूप में उसको जानते हैं। और हम जानते हैं कि खेवा जो यूराल के पास है वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। लंबा समय जो है वो उसने उस सेंट्रल एशियन पार्ट के अंदर बिताया।
उसके बाद उसने बहुत तरह के ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए, ट्रैवल के ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए। और भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो उसकी किताब थी किताबुल हिंद और तारीखुल हिंद, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दोनों किताबों के अंदर भारत के बारे में जो जानकारी थी उसको बहुत विस्तारित तरीके से बताया गया था। हम जानते हैं कि अल कानून अल मसूदी की जो किताब थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में जो उसका वर्क था वो हमें इन बुक्स में देखने को मिलता है। वो ट्रिग्नोमेट्री और जो मैथमेटिक्स की और ब्रांचेस हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। ठीक है, उसकी जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उसको हम कहते हैं कि ये ज्योग्राफी के इतिहास और उसके भूगोल की जानकारी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बारे में लिखी हुई किताब। जब हम उसकी किताब की बात करते हैं अल अथर अल बाखिया, तो कहते हैं कि ये एंशियंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे लिखी हुई पुस्तक थी, है ना। प्राचीन काल में जो भूगोल और इतिहास है उसके बारे में जानकारियाँ लिखी थी। जब हम किताब अल सैदाना की बात करते हैं तो वो मटीरिया मेडिका अर्थात जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, क्योंकि उसकी रुचि जो है वो औषध विज्ञान में भी थी। किताब अल जवाहिर की बात करते हैं तो ये बात है, जवाहिर मतलब जवाहरात जो होते हैं ना, उनसे प्रीशियस स्टोन के बारे में ये लिखी गई किताब थी। और जो अल तफीम अल अल अवल सिना, ये जो किताब है इसमें मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोनॉमी अर्थात गणित और खगोल विज्ञान है उनकी जानकारियां इसके अंदर दी गई थी। ठीक है, फिर हम ये एक छोटा सा मैप है, किस तरह से उसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और मैप बनाया था। इस मैप के अंदर देखो वो यहाँ पर इंडिया और चाइना को बताता है। ठीक है, ये एरिया वो सीरिया और ये खासार का एरिया है, ये पर्शिया का एरिया है, मकरान दिखाया है यहाँ पे, ये अरेबिया का एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से उसने ये देखिए उसने बताया था ना कि ये एक खाई है ना, यूरोप के दक्षिण में, तो ये यूरोपियन पार्ट है और ये दक्षिण में ये खाई दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से अल बरूनी एक बड़ा विद्वान था। ठीक है, जिसको हमने देखा